हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म डिजिटल चैनल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिवीजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन, देन हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जितने रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्टिंग विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली मेजरमेंट है ऑप्टिकल डेंसिटी का। किसी भी मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर की जाती है और इसको कैलकुलेट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से। तो अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है, जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो जो भी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है, जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय जो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए आपको उस मीडियम में लाइट की स्पीड रिक्वायर्ड है, या आप उल्टा बोल सकते हो कि अगर आपको किसी मीडियम में लाइट की स्पीड रिक्वायर्ड है तो आप स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम को किससे डिवाइड कर दो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको इन दोनों फॉर्मूलाज पे मिलेंगे, स्पेशली ये वाले फॉर्मूलाज पे जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना होगा यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कुछ कॉमन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें याद होना चाहिए, जैसे वैक्यूम और एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली 1, ग्लास के लिए 3/2, वाटर के लिए कितना होता है 4/3। आप याद रख सकते हैं। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट्स बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ टू द टू सेम यूनिट्स का रेशियो होता है। इट हैज नो यूनिट्स। और अगर आपको किसी सवाल में, जनरली ईएम वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको परमेबिलिटी और परमिटिविटी भी दे रखा है, तो वहां से भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ परमिबिलिटी और परमिटिविटी ये होता है एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। तो एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और म्यू आर इज रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, ये म्यू और ये म्यू सेम नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये आपका रिलेटिव परमिबिलिटी है, तो उसका ध्यान रखना। तो यहाँ से कैलकुलेट करके फिर स्पीड ऑफ लाइट एंड वो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो जब भी लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करता है तो वो लाइट जो होती है अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। देखो, जैसे ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, ये मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। तो अगर मीडियम सेम रहता है तो ये लाइट जो है वो स्ट्रेट जाता है ऐसे। ठीक है, लाइट क्या होता है? स्ट्रेट जाता है, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ सेम मीडियम। बट क्योंकि मीडियम में चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है, आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, जैसे कि इंसिडेंट, इसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, इसके एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। इसको हम रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं, इसके एंगल को विद द नॉर्मल रिफ्रैक्शन एंगल बोला जाता है। और ऑल्सो जो ये ओरिजिनल जो इसका पाथ था वहां से कितना एंगल पे ये बेंड हो गया, इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो मॉड ऑफ आई माइनस आर से, डिपेंडिंग ऑन आई लार्जर वैल्यू है कि आर लार्जर वैल्यू है ना, कि अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल है तो आई बड़ा होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल है तो आर बड़ा होगा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हैं। सेकेंड लॉ ये रिफ्रैक्शन हो गया। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमारा स्नेल्स लॉ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का और उस मीडियम में साइन ऑफ एंगल ना, साइन ऑफ एंगल, ये दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है ये कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है? ट्रैवल करती है। तो म्यू इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और इस केस में जैसे स्नेल्स लॉ लगाना है तो हम क्या बोलेंगे? म्यू 1 इंटू साइन आई। ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का एंगल इक्वल टू कांस्टेंट रहना का मतलब है कि सेम रहेगा दोनों मीडियम में, म्यू 2 इंटू साइन आर।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो हमेशा नॉर्मल से लेना होता है। स्नेल्स लॉ में वैल्यू पुट करते टाइम हमेशा नॉर्मल से एंगल लेना होता है। तो आप एक बार ढंग से बस देख लेना कि नॉर्मल से आप एंगल लिख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमें याद रखना होता है एज ए कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अ, एक मीडियम म्यू वन में रखा जाए और ऑब्जर्वर म्यू टू मीडियम में, ठीक है, इसके लिए जरूरी है ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडियम में होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ इस मीडियम म्यू वन में और ऑब्जर्वर आपका अगर म्यू टू मीडियम में है, तो जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं दिखता, वो किसी स्लाइटली डिफरेंट लोकेशन पे दिखता है। तो ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लोकेशन है, बट ऑब्जेक्ट दिख यहाँ पर है। उस लोकेशन को हम एपरेंट लोकेशन या एपरेंट पोजीशन बोलते हैं। तो ये अगर उसकी रियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, तो ये इसकी एपरेंट पोजीशन कहलाती है। और ये एपरेंट पोजीशन कितना डिस्टेंस पर होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एपरेंट डिस्टेंस अपॉन रियल डिस्टेंस इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर। बहुत ही इजीली इसको इजीली अप्लाई किया जा सकता है, बस आपको छोटी चीजें ध्यान रखनी है। पहले कि ये जो ए और आर की जो वैल्यूज है वो हमेशा सरफेस से कैलकुलेट की जाती है, बॉटम से नहीं। तो जो भी लिक्विड की सरफेस है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये एपरेंट पोजीशन आ रही है, वहां से ही आप दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, ए भी और आर भी। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि म्यू टू और म्यू वन क्या चीज है। तो म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां रिफ्रैक्टेड रेज है, ठीक है, जहां पे लाइट रेज एंटर करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब जहां रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इंसिडेंट रे यहाँ होगी, रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ होगी, तो रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ पे प्रेजेंट है। और म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर इंसिडेंट रेज प्रेजेंट है। तो इसको देख के अच्छे से सॉल्व करना कि म्यू वन और म्यू टू की गलती ना हो आपसे। ये एक सिली मिस्टेक है जो बहुत कॉमनली होता है। इसी में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है जो रिपीटेडली आता रहता है, तो हम लोग इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं कि जो बर्ड और फिश का केस है, तो ऊपर यहाँ पे बर्ड है और यहाँ पर फिश है, दोनों अलग अलग ऑब्जर्व मीडियम में, ये एयर में है, ये वाटर में है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या आता है कि बर्ड को फिश कहाँ दिखेगा, उसकी एपरेंट पोजीशन क्योंकि अलग अलग मीडियम में है, या फिश को बर्ड कहाँ दिखेगा क्योंकि दोनों का मीडियम अलग अलग है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, तो इस केस में आपका फिश जो है वो ऑब्जेक्ट है और जो बर्ड है वो ऑब्जर्वर है। ठीक है, क्योंकि आप फिश क्यों देख रहे हैं और कौन देख रहा है, बर्ड दिख रहा है, और डिस्टेंस हमें कहां से निकालनी, फ्रॉम बर्ड। तो इसमें आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो एपरेंट अपॉन रियल। तो एपरेंट अपॉन रियल का फॉर्मूला लगाओगे आपको ये डिस्टेंस मिलेगा। बट आप ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस सिर्फ इंटरफेस से है या वाटर के इंटरफेस से। अगर आपको बर्ड से डिस्टेंस चाहिए तो ये एक्स्ट्रा और डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी। तो टोटल फॉर्मूला आ जाता है कि फिश की डिस्टेंस बर्ड से कितना होगा, इतना। तो एस बी मतलब डिस्टेंस ऑफ बर्ड प्लस एस एफ मतलब डिस्टेंस ऑफ फिश डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। अगर यही सेम चीज कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश फ्रॉम द फिश, तो इस केस में अब बर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और फिश जो है वो ऑब्जर्वर है। तो इस केस में जो रियल डिस्टेंस आएगा अब वो ये 36 होगा या एस बी होगा रियल डिस्टेंस। वहां से फिर हम एपरेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जो कि इतना आ जाएगा, और फिर उसमें फिश की एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस बर्ड की फ्रॉम द फिश कितना होगा, एस एफ प्लस म्यू टाइम्स एस बी। ठीक है, तो ये आप एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो बर्ड और फिश के केस में। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बट अगर आप याद रखते हो तो आपको थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा वहां पर। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है, जब हम कंटेनर में ऐसे बहुत सारे लिक्विड को फिल कर देते हैं और हमें निकालना होता है एपरेंट डेप्थ कितना होगा, तो आप चेक करोगे कि रियल डेप्थ है ना, रियल डेप्थ इसका कितना है। अगर आपसे कोई पूछे कि रियली में इस वेसल की डेप्थ कितनी है वाटर सरफेस से, यहाँ से, ठीक है, ये सारी जो डेप्थ है एपरेंट और रियल दोनों यहाँ से कैलकुलेट की जा रही है टॉप मोस्ट लेयर से। ठीक है, तो वो कितना आएगा, H1 प्लस H2। बट अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से बॉटम
ऑफ द वेसल को ऑब्जर्व करेगा तो उसको डिफरेंट डेप्थ विजुअलाइज अपीयर होगा, उसी को हम एपरेंट डेप्थ बोल रहे हैं। और एपरेंट डेप्थ सॉल्व करके कितना आता है इस केस में, दैट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर, h1 बाय μ1 जो h1 की लेयर है हाइट, और इनटू जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पर h2 बाय μ2 जो H2 वाली लिक्विड है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यू कैन गेस कि अगर ऐसे एक और लिक्विड की लेयर और ऐड करते जाऊं तो ये आगे कंटिन्यू होगा H3 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा H3 प्लस μ3, एक और आ गया तो H4 प्लस μ4 एंड सो ऑन, इट कैन कंटिन्यू लाइक दिस। तो अगर बहुत सारे ऐसे लिक्विड फिल्ड है इन अ वेसल और आपको वेसल का अपरेंट डेप्थ निकालना है, यूज दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है जेईई मेंस में। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब। तो स्लैब के दो केसेस आते हैं, एक नॉर्मल शिफ्ट आता है और एक लैटरल शिफ्ट आता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, तो मान लो कि ये आपके पास स्लैब है, दिस इज योर स्लैब, और स्लैब के एक साइड ऑब्जेक्ट रखा है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट, एक साइड पर ऑब्जेक्ट रखा है, एंड दूसरी साइड ऑब्जर्वर है, दूसरी साइड क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये एपरेंट वाले केस से अलग है। एपरेंट और जो एपरेंट वाला केस था उसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट एक मीडियम में होता था, ऑब्जर्वर दूसरे मीडियम में होता था, दोनों के बीच एक बाउंड्री होती थी। बट स्लैब के केस में या नॉर्मल शिफ्ट के केस में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में, उनके बीच में क्या रख दिया है, एक स्लैब रख दिया है। तो स्लैब की वजह से जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट जो है अपने रियल लोकेशन पे नहीं दिखता है, उसको स्लाइटली डिफरेंट लोकेशन पे दिखता है, जिसको हमने यहाँ इमेज से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो डिस्टेंस है ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, इन दोनों में जो गैप होता है इसको हम नॉर्मल शिफ्ट बुलाते हैं, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट। और इस शिफ्ट का वैल्यू कितना आता है, टी टाइम्स 1 माइनस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे टी जो है वो स्लैब की थिकनेस है। ठीक है, टी जो है वो क्या है, स्लैब की थिकनेस। अगर आपका सराउंडिंग मीडियम एयर है तो ये वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम 1 रहती है, बट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एयर नहीं है तो यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम लेना पड़ेगा। तो फॉर एयर ये फॉर्मूला इस तरह से दिखता है, अगर आपका स्लैब एयर में है तो 1 माइनस 1 बाय म्यू, अगर आपका सराउंडिंग मीडियम 1 है तो। इसी तरह से लैटरल शिफ्ट देख लेते हैं, अगर इसी स्लैब से कोई लाइट नॉर्मल एंगल पे नहीं आती है बट किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे आता है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पर पहला रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो लाइट ओरिजिनली स्ट्रेट जाना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द स्लैब आपकी लाइट यहां से जा रही है, तो ये स्लाइटली शिफ्ट हो गया, इसी को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो लाइट जाना ऐसे था बट ऐसे शिफ्ट हो गए, तो इस चीज को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, जो दोनों रेज में गैप है कि ओरिजिनली इसको किधर जाना था और अभी राइट नाउ कितना वो गैप है। पहली चीज जो याद रखनी है कि ये जो इमर्जेंट लाइट है और जो इंसिडेंट लाइट है ये दोनों हमेशा पैरेलल आते हैं, दिस इज द रिजल्ट इन लैटरल शिफ्ट, हमेशा पैरेलल आते हैं। तो इमर्जेंट लाइट और जो इंसिडेंट लाइट है आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा, ये जो लैटरल शिफ्ट होता है इसकी वैल्यू कितनी आती है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस टी into sin I minus r divided by cos r. I is angle of incidence at the first surface, r is angle of refraction at the first surface. ठीक है, एट द फर्स्ट सरफेस, ये लैंग्वेज याद रखनी, क्योंकि ऐसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन यहां पर भी है बट वो नहीं लेना है, एट द फर्स्ट सरफेस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन है, तो साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। चलो अब हम कुछ रिलेटेड पीवाईक्यूज को ट्राई करते हैं और देखते हैं कितना अच्छे से इसको अप्लाई कर पा रहे हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। कंसीडर अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन एयर, ठीक है, इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n। तो एयर से मीडियम में एंटर कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी। चलो तो हम इसको एक रफली ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से लाइट एंटर हो रही है, कहाँ से, एयर से, और एयर से ये किसी मीडियम में जा रही है, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 होता है।
तो हमें क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग या रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस दैट रिफ्रैक्टिंग एंगल। यहां से हमें सॉल्व करके बताना है कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो लेट कैलकुलेट। तो पहले हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ, तो जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल में कुछ साथ में सॉल्व करना है तो स्नेल्स लॉ बेस्ट है। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम, क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, म्यू साइन थीटा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको अप्लाई करेंगे, पहले एक मीडियम का प्रोडक्ट लिखते हैं। तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और फर्स्ट मीडियम का जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो है आई, ठीक है। इसी तरह सेकेंड मीडियम का लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2n और उसका जो एंगल है वो कितना है आर। अब यहां से मुझे आर हटाना पड़ेगा क्योंकि आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से आर में पुट कर दूंगा। और इसको देखो मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ, 2 साइन I/2 कॉस I/2, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ। ये हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ये यूज किया है। अभी आपको दिखेगा कि मैंने क्यों ऐसा ब्रेक किया, क्योंकि जैसे अगला स्टेप लिखोगे आर की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन I/2, और यू विल रिमेंबर कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से देखो आंसर कितना आ गया, कॉस I/2 इज √2n/2। तो यहाँ से 2n/2 किसके बराबर हो जाएगा, √n/2, ठीक है, इस तरह से। और आई का आंसर देखो, इसीलिए देयरफॉर आई का आंसर 2 टाइम्स, या I/2 का आंसर है ना, I/2 का टाइम्स आंसर कॉस इनवर्स √n/2 टाइम्स, और इसका मतलब आई का आंसर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स कॉस इनवर्स n/2। इस तरह से हम स्नेल्स लॉ बहुत एफर्टलेसली अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस चाहिए। Okay, next example, an ice cube has a bubble inside. When the viewed from one side of the slab, apparent distance of the bubble is 12. When viewed from opposite side, the apparent distance of the bubble is 4 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है कि कितना अगर थिकनेस 24 सेंटीमीटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो चलो इसमें भी हम लोग पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह का स्लैब है जिसमें 24 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा फंसा हुआ है, और मान लो ए बी इसके एक साइड है और सी डी एक साइड है, और हम दोनों साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो एक बार हमने ए बी से ऑब्जर्व किया और एक बार हमने सी डी से। तो मान लेते हैं कि इसका ए बी से जो डिस्टेंस है वो एक्स है, फॉर टाइम बिंग एक्स मान लेते हैं। तो फॉर ए बी क्या लिखेंगे, फॉर ए बी, तो अगर ए बी साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखो ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ है और ऑब्जर्वर बाहर की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में एक इंटरफेस है, ठीक है, एक इंटरफेस है, दोनों अलग अलग मीडियम में है। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एपरेंट अपॉन रियल इक्वल टू क्या आएगा, μ2/μ1। अब उन्होंने बोला है कि एपरेंट डिस्टेंस जो दिख रहा है, देखोगे है ना, एक साइड से एपरेंट कितना दिख रहा है 12, दूसरे साइड से कितना दिख रहा है 4। तो एक साइड से एपरेंट की वैल्यू जो है वो 12 है, रियल की वैल्यू हमने x मानी थी। μ2 की वैल्यू क्या होती है, जहां रिफ्रैक्टेड रेज है, तो अगर ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ है तो रिफ्रैक्टेड रेज बाहर की तरफ होंगे, है ना, तो क्योंकि इंसिडेंट रे अंदर की तरफ होंगे। तो μ2 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू 1 और μ1 की वैल्यू म्यू, जहां इंसिडेंट रेज है जो कि हमारे ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, ये हम आगे की चल के यूज कर लेंगे। तो लेट्स कॉल दिस 12u। अब इसी सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे फॉर सी डी साइड। तो अगर हम सी डी साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे भी ये लिखेंगे एपरेंट अपॉन रियल इक्वल टू μ2/μ1। अब एपरेंट जो कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, रियल देखो कितना है, रियल कितना होगा, यहाँ पर रियल वैल्यू कितना होगा 24 - x। एक्चुअल जो रियल डिस्टेंस है उस इंटरफेस से वो 24 - x और μ2 की वैल्यू इसमें भी 1 और μ1 की वैल्यू इसमें भी क्या आएगा म्यू। अब बस x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा म्यू का, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, सॉरी, तो 4u इक्वल टू 12 माइनस नहीं 24 माइनस x एंड दैट इज 12u। तो x को भी रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया इधर 16
म्यू डिवाइडेड बाय 24, तो म्यू का आंसर 24/16 एंड दैट इज 3/2। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो एपरेंट डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस, तो ये टी हो गया, थिकनेस हो गया ग्लास स्लैब का, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास स्लैब विद द एयर। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल दिया है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल एक कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, जिसकी वैल्यू जो आती है वो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। ठीक है, इसको हम यूज कर लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए। ठीक है, द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे पूछा। ओके, हमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास टी टाइम्स थिकनेस टाइम्स साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, कॉस आर। आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। तो लेट्स अटेम्प्ट। तो पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है ना, यहाँ पर ये रहा स्लैब। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है क्या होता है, म्यू रेयर विच इज एयर, और म्यू डेंसर जो कि मीडियम है। तो यहाँ से क्लियरली आपका क्रिटिकल एंगल 45 आ जाता है, जिससे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना, 45। अब यहां से हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है इस फॉर्मूले में, तो मैं एक बार और स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। तो 1 इंटू साइन इंटू 45, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, म्यू विच इज √2 है ना, जो अंदर मीडियम में, इंटू साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां से आपको दिखेगा कि साइन आर की वैल्यू जो है वो हाफ आ जाएगा, जिससे आर की वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 30। तो आई और आर दोनों का फॉर्मूला आ चुका है, थिकनेस भी आ चुका है। तो अब हम सीधा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो, थिकनेस 4√3 साइन आई माइनस आर, तो आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, तो कॉस आर की वैल्यू साइन 30। अब चाहो तो 45 माइनस 30 तुम लोग क्या कर सकते हो, 15 डिग्री करके सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें 15 याद है। बट अगर 15 याद नहीं है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लो। तो 4√3, और यहाँ पे कॉस कितना आ जाएगा, √3/2, तो कॉस 30 √3/2 आ गया। अब बस यहाँ पर साइन ए साइन बी गए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए विच इज 1/√2 साइन कॉस बी विच इज √3/2 माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका आंसर आ जाएगा साइन 15 डिग्री का। यहां से हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 8 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो ये 2√2 कितना हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2√2 इंटू √3 माइनस 1। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन इस तरह से नहीं छोड़ सकते, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, √2 की वैल्यू 1.41 और √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.73, और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, बिकॉज हमने यहाँ पर भी सेंटीमीटर में पुट किया, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लैटरल डिस्प्लेसमेंट को हैंडल कर सकते हैं, वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जांपल, अ कंटेनर ऑफ container contains a liquid with refractive index 1.2 up to a height of 60 centimeter. Another liquid having a refractive index 1.6 and height h, okay, above the first liquid. If view from above, the apparent shift in the position of the bottom of the container is 40 सेंटीमीटर। तो apparent shift दे रखा है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं apparent shift जो है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये हमारा पास दो टाइप के लिक्विड है। एक की हाइट जो है, एक की हाइट h है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। दूसरे की हाइट जो है वो आई थिंक कितना दिया, हाइट 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। चलो, तो इसमें हमें निकालना है कि इसके जो बॉटम है, मोस्ट पॉइंट है, या जो बॉटम ऑफ द वेसल है, वो कितना अप शिफ्ट होगा। तो पहले एपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं। तो एपरेंट डेप्थ जो होगा वो फॉर्मूला आपको पता ही है, h1/μ1 प्लस h2/μ2।
ठीक है, इसको कर लेते हैं डिवाइड करके। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 5h/8 प्लस ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, इस तरह से आ गया। ये आपका हो गया एपरेंट डेप्थ ऑफ दिस वेसल। अब हमें शिफ्ट निकालना है, तो बहुत सिंपल है। देखो, मान लेते हैं एपरेंट डेप्थ यहाँ दिख रहा है, एक्चुअल यहाँ पर है, दिख यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वही तो शिफ्ट है। यही तो हमारा शिफ्ट है जो हमें कैलकुलेट करना है, या गिवन है इस सवाल में। तो आप देखो, अगर मैं रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या शिफ्ट नहीं आ जाएगा? ठीक है, क्योंकि शिफ्ट एपरेंट डेप्थ और जो रियल डेप्थ है वो हम वाटर की सरफेस से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे शिफ्ट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ जो है वेसल का वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसी की वैल्यू आपको 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पुट करते हैं, तो शिफ्ट आपका 40 सेंटीमीटर, रियल कितना है? रियल डेप्थ तो h+60 है ना, यही तो रियल डेप्थ है इसके। टोटल वेसल की जो डेप्थ है वो h+60 है। इसमें हमें एपरेंट सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5h/8 प्लस 50, यहाँ से देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 इस साइड पे, यहाँ 60 माइनस, तो ये 10 आ जाएगा, तो 8 - 3h/8 प्लस 10। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो h का आंसर इस साइड गया तो ये 30 हो गया, 30 × 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सारी वैल्यू सेंटीमीटर्स में ही सॉल्व किया। तो हमारा जो क्या बोलते हैं हाइट है, ये वाली, ये 80 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है ताकि शिफ्ट 40 सेंटीमीटर रह पाए। नेक्स्ट एग्जांपल, एज शोन इन द फिगर, फिक्स हाइट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। ओके, तो एक मिरर को प्लेस किया है। द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का वाटर भी फिल कर रखे हैं। A small bulb is placed at the bottom of the water tank. The distance of the image of the bulb formed by mirror. Okay, formed by mirror. तो चलो निकालते हैं इस बल्ब की इमेज कहाँ बनेगी मिरर के अकॉर्डिंग। तो देखो, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितने पर है? 50 पर है। एक्चुअली 50 पर है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विड की लेयर है, ये मिरर को वो 50 सेंटीमीटर पे नहीं दिखेगा, वो किसी और पोजीशन पे दिखेगा। और वो पोजीशन निकालने के लिए चाहो तो तुम शिफ्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो लिक्विड की लेयर है ना, ये लिक्विड की लेयर, आप चाहो तो एपरेंट भी लगा सकते हो, बट मैं आपको इसको नॉर्मल शिफ्ट से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको आप एक स्लैब मान लो, इसको क्या मान लो आप? एक स्लैब। लिक्विड की एक लेयर एक स्लैब की तरह ट्रीट की जा सकती है, और स्लैब की वजह से शिफ्ट कितना होता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन में, वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। T/1 - 1/r, अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो यहाँ से थिकनेस, इसकी खुद की थिकनेस जो है वाटर की लेयर की, जो कि स्लैब की थिकनेस है, वो 8, 1 माइनस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर 3 गया, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस वाटर के कॉलम की वजह से ऑब्जेक्ट में जो शिफ्ट आएगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। और क्योंकि प्लस में आया मतलब ऊपर की तरफ कहीं यहाँ दिखेगा, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ है बट दिखेगा यहाँ पर किसको? मिरर को। कितना ऊपर दिखेगा? कितना ऊपर दिखेगा? 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। ये शिफ्ट बताता है कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज में, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। इसका मतलब मिरर को ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर दिखेगा फिर? तो इसका मतलब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट 50 नहीं है, कितना है? टोटल हाइट कितना दिया है? हाँ, 50 दिया है। तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो टोटल कितने हाइट पर है? 48 सेंटीमीटर पे है भाई। ठीक है, नॉट 50, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। तो उसकी इमेज भी कहाँ बनाएगा? यहाँ कहीं इमेज बनाएगा, कितनी ऊपर? 48 सेंटीमीटर। बट हमारा आंसर 48 नहीं है, क्योंकि हमें डिस्टेंस कहाँ से बताना है? फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। तो बॉटम ऑफ द टैंक से काउंट करना चालू करोगे इमेज तक, तो ये रहा 50, ये रहा 48, तो कुल मिला के कितना हो गया? 98 सेंटीमीटर जहां पर इमेज फॉर्म होगी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। चलो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसको ट्राई करके आओ, तो सॉल्व करो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगर आपके आंसर्स सॉल्व हो जाते हैं आपसे तो
उसके आंसर्स जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मैं एक नए टॉपिक के साथ वापस आपको फिर मिलूंगा। आप तब तक के लिए पीवाईक्यू की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एवरीवन।